हे एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल और आज हम एक नया सेशन लेके आए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा सेशन है बट इसका वेटेज काफी हाई होने वाला है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। या तो साइंटिस्ट का नाम देके उनकी डिस्कवरीज पूछी जाती हैं या डिस्कवरी देके साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा। तो सेशन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अटेंड करिएगा और इनको याद रखिएगा और इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट निकाले जो आपके पीवाईक्यू में पूछे भी जा चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके कमिंग एग्जाम में आने वाले हो सकते हैं। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे इसके पीडीएफ अवेलेबल होगी, यहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहीं पे आपके डाउट सॉल्विंग और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। साथ साथ सारे क्वेश्चन के सारे क्लासेस की इन्फो भी इसी ग्रुप पे मिलती है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंचनन महेश्वरी जी के बारे में, जिनका को हम पी महेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। मेन इनका अचीवमेंट हमें ये याद रखना है कि इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के जो एम्ब्रियोलॉजी का फील्ड है वहाँ पे बहुत सारा काम किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा नीड दिखाई कि इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज पे काम किया बेसिकली। तो जब भी एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो पी महेश्वरी का नाम सबसे पहले आता है। वहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर्स की टैक्सोनॉमी भी की थी और उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी सेटअप किया था दिल्ली के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, इसी रिसर्च के तहत। और साथ साथ टिश्यू कल्चर पे भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इनको शॉर्ट में हम वॉटसन एंड क्रिक कहते हैं। नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल दिया था जिसको नाम है डीएनए का डबल हेलिक्स। जब भी नाम आता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, उनमें नाम तुरंत आ जाता है वॉटसन एंड क्रिक का, बिकॉज दे आइडेंटिफाइड द हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए। तो इस नाम से इन लोग को याद किया जाता है। इसके अलावा इनके अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स भी हैं। अगर वॉटसन जी की बात करें तो ही हैज ऑल्सो स्टडीड ऑन इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा फ्रांसिस क्रिक ने और भी ज़्यादा चीज़ें की, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स पे काम किया। उसके साथ साथ हेलिक्स का डिज़ाइन इन्होंने वॉटसन जी के साथ डिस्कवर किया, जिसके लिए इन लोग को नोबेल प्राइज मिला 1962 में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है। नाम याद आता है आपको तुरंत क्लिक करता है, ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम किया और इसलिए इनको अंत में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे जेनेटिक्स में चेंजेस बताए, हेरिडिटरी के प्रिंसिपल्स में एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट को लेके उनको कई जनरेशन तक ग्रो किया और उनमें दिखाया कि किस तरह आपके हेरिडिटरी में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, जीन्स कैसे एक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटरी पे बेसिकली काम किया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम वोल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट में दोनों लोग बने हुए हैं। इन्होंने क्रोमोसोम पे बहुत सारा काम किया और फाइनली इन्होंने थ्योरी दी थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम सटन बोवेरी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम कुड बी शोन टू बियर अ मटेरियल ऑफ हेरिडिटरी। इनमें हेरिडिटरी मटेरियल हो सकते हैं जो कि एक्चुअली इनहेरिटेंस का मेन आपका बेसिस बनता है। राइट, तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन और बोवेरी ने मिलके। नेक्स्ट हम बात करें थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, TH मॉर्गन, अगेन नाम आता मॉर्गन जी का, तो मॉर्गन जी का अचीवमेंट अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था हमारे जेनेटिक्स में और साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी में। इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है मॉर्गन को। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर को मेजर मॉडल शो किया था जेनेटिक लिंक के जीन्स के लिए। ठीक है, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फाइनली इनको जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट माना गया और इन्हें भी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बुलाया जाता है। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हम सेल चैप्टर में आ गए। फ्रेडरिक मिशनर, जिन्होंने डीएनए इज एन एसिडिक मटेरियल, ठीक है, जिसका नाम न्यूक्लिन है, उसको डिस्कवर किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैंकलिन और विल्किंस की बात करें तो उन्होंने डीएनए को ही डिस्कवर कर दिया था। तो ये आपके फ्रैंकलिन और विल्किंस हैं जिन्होंने डीएनए डिस्कवर किया था और वॉटसन और क्रिक थे जिन्होंने उसका मॉडल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। राइट,
फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात करें, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूमोकोकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि RS स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्कवर किया। वो स्ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म था वो सारा इन्होंने हीट किल्ड कैसे हो जाते हैं, एच स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है किसी भी तरह के स्ट्रेन का, वो सारी चीजें उन्होंने माइस के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आता है। एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, इनका पूरा नाम है ऑसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलेन मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया था, सेम ग्रिफिथ की तरह ही, ठीक है, ताकि उसको प्रूव कर पाए। और एंड में इन्होंने प्रूव किया, डिस्कवर किया कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है दैट इज नोन इन प्रोटीएसेस, और RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम RNases did not affect the transformation, so the transformation substance was not a protein or RNA, this was their end product। तो इन्होंने सेम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे ही काम किया और इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे आपके डिटरमिन क्या थ्योरी दी, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था क्योंकि इन्होंने वायरस पे काम किया दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उन पे काम किया। और इन्होंने कंक्लूड किया को प्रोटीन वाज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल एंड DNA वाज द जेनेटिक मटेरियल। हेंस इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइनली प्रूव किया इन्होंने कि भैया जो आपका इनहेरिटेंस का सब्सटेंस है वो आपका प्रोटीन नहीं होता, वो बेसिकली DNA के थ्रू होता है। सो DNA इज द हेरिडिटरी मटेरियल, दैट्स व्हाट दे प्रूव्ड एट द एंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैल की। दे डेमोन्स्ट्रेटेड द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA कि आपका DNA मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड की तरह वर्क कर सकता है, एक टेम्पलेट की तरह वर्क कर सकता है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड से दूसरा आपका टेम्पलेट, वो एक टेम्पलेट बन सकता है जिससे एक डुप्लीकेट आप बना सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दे शोड। हरगोबिंद खुराना, नाम इंडिया ने, काम भी इंडिया ने एकदम बढ़िया से काम किया था इन्होंने। हरगोबिंद खुराना का जब नाम आता है तो इन्होंने प्रूव किया था दैट न्यूक्लियोटाइड कोड इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू सेल ग्रुप इन ग्रुप ऑफ 3, यानी कि कोई भी जीन को कोड करने वाले कोडॉन 3 नंबर में होते हैं, यानी कि 3 कोडॉन्स मिलके किसी चीज को कोड कर रहे हैं जिनको हम कोडॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। साथ साथ हॉली और मार्शल W निरनबर्ग भी इनके साथ आपके इस काम में इनके इन्वॉल्व थे। खुराना ऑल्सो डिटरमिन दैट सम कोडॉन्स प्रॉम्प्ट टू स्टार्ट और स्टॉप द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। तो बेसिकली कोडॉन की डिस्कवरी हरगोबिंद खुराना जी ने की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बहुत बड़ा महत्व है। मार्शल निरनबर्ग की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोड को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद किया था हरगोबिंद खुराना जी के साथ मिलके। तो इस ट्रिपलेट को डिस्कवर करने में ये बहुत बड़ा साथ दिए थे हरगोबिंद खुराना जी का कि ये कोड जो होते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोड फॉर वन ऑफ द 20 अमीनो एसिड सर्व एट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो इन अमीनो एसिड को कोड करते हैं कोडॉन्स, ट्रिपलेट्स, जो कि आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनोड। इनके वर्क्स एंड अचीवमेंट क्या है? दे वर फर्स्ट टू इलुसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, यानी कि लैक ओपरॉन की जब हम बात करें जिसमें जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन होता है, उसको डिस्कवर करने वाले जैकब एंड मोनोड थे, फ्रैंकोइस जैकब एंड जेक मोनोड, ठीक है। इन्होंने लैक ओपरॉन पे काम किया और इसको इंट्रोड्यूस करा, इसको डिस्कवर किया कि जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, राइट। नेक्स्ट हम बात करें ओपरिन एंड हेल्डर, हम आ गए इवोल्यूशन पे, जिन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी कि लाइफ जो है आपके नॉन लिविंग मैटर से बन रही, उनके आपके मिलने से, उनके कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे अर्थ में इन्वॉल्व हुआ है। और फाइनली इनके जो प्रपोजिशन था, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, उसको प्रूव की थी मिलर एंड यूरी, स्टैनली मिलर एंड हेरोल्ड यूरी ने, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जैसा कि ओपरिन एंड हेल्डर ने सोचा था जब अर्थ बनने से पहले हुआ करता था, वैसा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और उसको करने के बाद उससे एक लाइफ को, यानी कि कंपाउंड्स को, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, जो कि शो कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड
जो है स्पॉन्टेनियसली जुड़े हैं, मिले हैं, बने हैं, जिससे अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ है। लेकिन फाइनली ये प्रूव हुआ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, वो ही मिलके आपके लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को बना रहे हैं। तो ये थ्योरी इन चारों ओपरेन एंड हेल्डन ने सिर्फ प्रपोज की थी, इसको प्रूव किया था मिलर एंड यूरीजी। चार्ल्स डार्विन की बात करें, डार्विन जी का नाम आते ही जुबान पे क्वेश्चन ऐसे कूद के आता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया है, जो आज भी कारगर है। हमारे इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बेस्ट है, जिसको नेचर सेलेक्ट कर रही है, वही आगे जी पाता है, बाकी सारे लोग खत्म हो जाते हैं। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। और इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक के नाम से भी इन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बुक का नाम रखना भी, याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल जो है रिकैप्सुलेशन थ्योरी दिए थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, यानी कि ऑन्कोलॉजी ऑलवेज आपकी फॉलोज दी फाइलोजेनी, ये सारा टर्म इन्होंने इजाद किया था, जिससे ये बताया था कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, बहुत छोटे से माइन्यूट ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बने, वैसे ही जब पेट में बेबी बनता है, वो सारे जितना भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री गई, वो सारी चीज़ को वो पेट में ज़रूर फॉलो करता है, वैसे वैसे ही वो ह्यूमन का बच्चा बन पाता है जब वो डिलीवर होता है। तो वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं व्हेन अ बेबी इज फॉर्म। तो ये बोला था अर्नेस्ट हैकेल ने। कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर, इन्होंने क्या किया था, मेमेलियन ओवम को, द रिप्रोडक्टिव एग जो फीमेल में होता है, उसको आपके डिस्कवर किया था। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे अगेन स्टडी किया था, इसे इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर। इनका नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकेल से इनको कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों के नाम में सेम चीज़ है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है, जेबी लेमार्क। लेमार्क जी ने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, बट इनकी लेमार्क जो थ्योरी थी वो बाद में हटा दी गई एज सच। तो लेमार्किज्म को, इवोल्यूशन को सबसे पहले मार्क करने आए थे लेमार्क जी, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसके थ्रू उन्होंने सजेस्ट किया कि गेन एंड लॉस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम विच आर देन पास इनटू दी ऑफस्प्रिंग, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो ट्रेड आप अपनाते हो वो आप अपने ऑफस्प्रिंग को देते हो। ऐसा नहीं था, उन्होंने चूहे की, फिर चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया गया बाद में वीनर ने, और उससे प्रूव किया कि लेमार्क की थ्योरी गलत है, बट स्टिल ही गेव अ डायरेक्शन टू इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन होता है भाई। स्पीशीज डाई एक्सटेंट तभी होती है जब वो कोई भी ऐसी चीज़ें, खामियां छोड़ देती है पीछे और इवॉल्व नहीं कर पाती, समय के साथ वो पीछे रह जाती है। लेमार्क बिलीव किए थे लिविंग थिंग्स इवॉल्व्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम डेड मैटर, ठीक है, डेड मैटर से ऊपर की तरफ हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑल्सो क्लेम दैट स्पीशीज डिडंट डाई आउट इन एक्सटेंशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें एक्सटिंक्ट करी, इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, समथिंग दे आर लैगिंग, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है। दैट इज़ एक्चुअली इवोल्यूशनरी मार्क, क्योंकि वो चीज़ें वो लैक कर रही हैं कि करंट सिचुएशन में वो जी पाएँ, इसलिए उनमें इवोल्यूशन होता है और नए नए प्रजातियां आगे बढ़ती हैं। बट इनकी थ्योरी बाद में एक्सेप्ट नहीं हुई थी। इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि अपने लाइफ में आप पैदा होने के बाद जितनी चीज़ें अपनाते वो अपने हेरिडिटरी में देते, बट ऐसा नहीं प्रूव हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ जीन कंट्रोल होती है, और जीन आपकी पैदा होते ही आपके साथ आती है, वो विथ लाइफ चेंज नहीं होती हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग की अचीवमेंट अगेन बहुत अच्छी है। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं इन दी होल वर्ल्ड। एक ही चीज़ इनको याद रखनी है कि इन्होंने व्हीट राई के हाइब्रिड को ग्रो किया था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उन्होंने भुखमरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ईल्ड और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही क्रॉप्स की बहुत ही बढ़िया तरीके से उगा दी थी, ठीक है। ये थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन दी होल वर्ल्ड। उसी तरह MS स्वामीनाथन ने, जब इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में देखा तो इन्होंने सोचा चलो भाई इंडिया में भी कुछ बड़ा करते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने फिर वैसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया, जिससे उन्होंने प्लांट के जेनेटिकली इम्प्रूव किया, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। इन्होंने बासमती राइस का उत्पाद बढ़ाया, उसकी ईल्ड बढ़ाई, और अगेन भुखमरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। हिपोक्रेट्स, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, बस इतना आपको याद रखना है। विलियम हार्वे का जब बात है तो इस सर्कुलेशन इन हार्ट पे इन्होंने काम किया था, इन्होंने ये बताया था कि हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं
जो कि परमिट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को एक डायरेक्शन में। तो विलियम हार्वे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट है लुईस पाश्चर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने डिजीज के ऊपर बहुत सारा काम किया था और फाइनली पाश्चराइजेशन का मेथडोलॉजी इन्होंने डिस्कवर किया और वैक्सीन्स बनाए। तो वैक्सीन के फादर थे लुईस पाश्चर, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की थी, राइट। चलो नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने चांस डिस्कवरी यानी कि सेरेंडिपिटी से पेनिसिलिन डिस्कवर की थी वर्ल्ड वॉर 2 में। ये बहुत काम आई थी हमारे जितने भी सैनिक थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे। पेनिसिलिन का डिस्कवरी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है फ्लोरी एंड चेन, फ्लोरी एंड चेन, इनको फ्लोरी एंड चेन के नाम से ही बोला जाता है। पूरा नाम यहाँ दिया हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरी एंड अर्न्स्ट बोरिस चेन। ये अर्न्स्ट नाम बड़ा ही कॉमन उस समय चलता था, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फ्लोरी एंड चेन के नाम से इनका नाम सामने आता है, जिन्होंने एंटीबायोटिक, ठीक है, नोबेल प्राइज जीता था एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन के लिए, कैसे ये डिजीजेस को क्योर करता है। ये चीज़ इन्होंने एक्सट्रैक्ट प्यूरिफाई किया था पेनिसिलिन निकाल के। डेफिनेटली फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, बट उसको प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्ट करके दिखाना कि किस किस डिजीज पे ये काम करा, कितनी चीज़ों को ये ट्रीट करा, वो सारी चीज़ें आपके फ्लोरी और चेन ने मिलके फ्लेमिंग के साथ डिस्कवर की। तो फ्लेमिंग के साथ ये मिले हुए थे, इन तीनों ने मिलके काम किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर क्या कहते हैं हमारे, हर्बर्ट बोयर जो है हमारे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम किए, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरियम पे, जिससे इन्होंने ये पता चला कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया के अंदर कैपेसिटी है कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाए, ठीक है। तो कोहेन, ठीक है, इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे स्टैनली कोहेन, जिन्होंने बोयर के साथ मिलकर ये डिस्कवर किया था, और ये लोग प्लाज्मिड पे बेसिकली काम कर रहे थे। तो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आपके डिस्कवर किया था कि वो भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रामदेव मिश्रा, अगेन इंडियन साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, जिन्होंने इकोलॉजी पे बहुत बड़ा काम किया और इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बुलाया जाता है, और इसके लिए इनको बहुत सारे फेलोशिप और अवार्ड मिले हैं। संजय गांधी अवार्ड, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये सारे फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया है। इनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रॉपिकल कम्युनिटी और उनके सक्सेशन को, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन सारी चीज़ का फाउंडेशन दिया, इन सारी चीज़ को समझा और इसको आप बताया इंडिया में कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि प्लांट को सही तरीके से ग्रो करना, प्लांट की तादाद को ज़्यादा रखना, और कैसे अपनी हेरिडिटी और कल्चर को प्रिजर्व करें ताकि ओवरऑल इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाए, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोला गया है। एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन जो है वो फादर ऑफ सोशियो बायोलॉजी और फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया था और एंड के थ्रू मिर्मेकोलॉजी पे इन्होंने बहुत अच्छी स्पेशलिटी बताई थी। इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना पे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फादर ऑफ सोशियो बायोलॉजी भी बोला जाता है। सो दैट आर द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट फॉर योर एग्जाम, जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है सच। दीज आर द मेजर साइंटिस्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। आई होप ये सेशन आपको मदद किया है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को एक बार में रिवाइज करने में, एंड ऐसे ही आपके लिए सेशंस बनाते रहेंगे और आपका काम इजी करते रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हम ऐसे ही क्लासेस बढ़ाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। मॉक टेस्ट एवरी संडे हो रहा है। सैटरडे को मैं आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज चला रही हूँ, चैलेंजेस सीरीज, जिसमें यूनिट वाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। तो डू नॉट मिस आउट दिस सेशन, बेल आइकन जरूर दबा देना, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी पता रहे कि ऐसे सेशंस उनके लिए बनाए जा रहे हैं जो उनका काम चुटकियों में आसान कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।